एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में हो रहे दूसरे नंबर का अपराध है मानव तस्करी और बीते 10 सालों में ये अपराध 25 गुना बढ़ा है। मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है पल्लवी घोष, जो बीते एक दशक से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट हैं और अभी तक हजारों लोगों को रेस्क्यू कर चुकी हैं। पल्लवी जी, मानव तस्करी के बारे में तो सब जानते हैं, सब बात भी करते हैं, पर असल में ये क्या होता है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मानव तस्करी में क्या होता है, कोई बच्चा हो, कोई महिला हो या फिर कोई आदमी हो, उनको बहलाया फुसलाया जाता है, उनको काम के लिए बहलाया फुसलाया जाता है, नौकरी के लिए बहलाया फुसलाया जाता है, प्यार के झांसे में बहलाया फुसलाया जाता है। और ये उन जगहों से आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग अनपढ़ है और बाढ़, सूखा, मतलब बेसिकली किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे किसी तरह का युद्ध हो, अशांति हो। क्यों क्या होता है मानव तस्करी में ना, उन लोगों को ट्रैप किया जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब जो लोगों के पास जो होती है ना, एक जो मानसिक तरह से भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको ज़्यादातर जो तस्करी करते हैं वो लोग ट्रैप करते हैं। आपने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम करना कब से शुरू किया, आपकी क्या जर्नी रही? देखिए, मैंने तो 2011 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन 2012 से मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया था। लेकिन जो ये मानव तस्करी का जर्नी है, मैं अब बोलती हूँ, पहले नहीं बोलती थी, वो है कि मैं बहुत छोटी थी। जब मैं 12 साल की थी तो मैं पश्चिम बंगाल गई थी। वहाँ पे मैं घूम रही थी एक वहाँ पे ज़िले में, तो एक आदमी घूम रहे थे और वो बोल रहे थे कि उनकी बेटी गायब है। तो पहले तो मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, फिर 2-3 बार वो मेरे पास आए और मुझे बोलने लगे कि आपकी उम्र कितनी है, बंगाली में उन्होंने पूछा। तो मैंने बोला था कि मेरी उम्र 12 साल है। तो फिर उन्होंने बोला उनकी बेटी की उम्र भी 12 साल है। फिर वो बोलने लगे कि उनकी बेटी गायब है। तो आप कह सकते हैं कि वो पहला इंस्टेंट था, लेकिन तब मुझे तस्करी क्या है पता नहीं थी। मैं सिर्फ ये जानती थी कि उनकी बेटी गुमशुदा है, मिसिंग है। सो वहीं से ये किस्सा शुरू हुआ। आपने एनजीओज के साथ काम किया, बहुत सारे एनजीओज के साथ काम किया है, अब आप एक अपनी खुद की संस्था भी चला रहे हैं। किस किस सेक्टर में जो है मानव तस्करी करके लोगों को लाया जाता है, बच्चों को लाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, मैं कहूँ तो हर सेक्टर में, चाहे आप ईट भाटा जिसको बोलते हैं, ईट की फैक्ट्री ब्रिकलिन बोले, चाहे आप क्या बोलते हैं ज्वेलरी फैक्ट्रीज बोले, चाहे आप क्रैकर फैक्ट्रीज बोले जिनमें वो क्रैकर्स बनाते हैं, ये जो हम इतना जो दिवाली में फोड़ते हैं, ये सब, ये इस तरह के फास्ट फैशन इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हम लोग इतना बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इन ब्रांड के पीछे जो एक्चुअल जो मेहनत किसका होता है। तो मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, इट्स लाइक एवरी इंडस्ट्री। फूड टेक्नोलॉजी को भी बोल सकते हो आप, क्या बोलते हो, कपड़ों को बोल सकते हो आप, लेदर को बोल सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में मोस्टली बच्चे इन्वॉल्व है, और ये जो बच्चे हैं इनको मोस्टली तस्करी करके ही लाया जाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे बच्चों को लाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि बच्चे आवाज़ नहीं उठाते, बच्चे को आप मार पीट सकते हो, बच्चों के साथ आप एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो, बच्चे को एक रूम में रख सकते हो बिना खाना पीना दिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तो वल्नरेबल बच्चे होते हैं। हम अक्सर जब ट्रैफिक सिग्नल से निकल रहे होते हैं तो हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो उस 20-30 सेकंड की रेड लाइट के टाइम पे आते हैं और कुछ पैसे मांगते हैं। कुछ औरतें भी होती हैं जिनके पास बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो कहती है मेरा बच्चा 2 महीने का है, खाने के लिए दे दीजिए। क्या वो सच में उन महिलाओं के बच्चे होते हैं या सब ये मिला जुला एक बिजनेस है? देखिए, जो बच्चे बेगिंग माफिया जिसको हम बोलते हैं, ट्रैफिकिंग में बेगिंग एक बहुत बड़ा रैकेट हो जाता है। उसमें अलग अलग राज्य से बच्चों को ला के उनको ट्रेन किया जाता है बेगिंग करने के लिए। तो उसमें मैक्सिमम जो आपको हमेशा बच्चा किसी और राज्य का ही मिलेगा, और ये एक टोटल रैकेट है इसमें, क्योंकि हर दिन दूसरा बच्चा होता है। सो ये जो रेड लाइट में जो आपको दिखता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए ट्रैफिकिंग रैकेट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है आप पकड़ नहीं सकते इनको। तो ऑफ कोर्स ये तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। जो बेगिंग का माफिया है तो इट्स अ वेरी बिग बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो जो बच्चे हैं वो आसपास किसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बच्चे नहीं हैं जो सिर्फ कुछ पैसे मांगने आए हैं, उन्हें कहीं से लाया जाता है,
उन्हें मजबूर किया जाता है भीख मांगने के लिए और फिर उनसे वो पैसे भी ले लिए जाते हैं? देखिए, अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे हैं। मैंने तस्करी में बहुत ज़्यादा काम किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। बेगिंग में डायरेक्टली तो इतना इन्वॉल्व नहीं, काम मेरा नहीं था, लेकिन जितना भी मैंने देखा है उसमें मोस्टली ये है कि ये बच्चों के कुछ अलग अलग ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर लंगड़ा है तो उसको इतना पैसा मिलेगा, कोई बच्चा अगर मतलब गूंगा है या अंधा है उसका इतना पैसा मिलेगा। और वो बच्चों को गाड़ियों में लिटरली भर के लाया जाता है और फिर उनको अलग अलग जगहों में छोड़ा जाता है। उनको टारगेट्स भी दिए जाते हैं कि इतना कमाना पड़ेगा, अगर वो नहीं कमाते हैं तो जब वापस उनको लिया जाता है तो उनकी बहुत पिटाई होती है। और मोस्टली ये बच्चे बाहर से होते हैं, लाइक बाहर अलग अलग राज्य। अगर आप बॉम्बे ले ले तो कोई और राज्य से होगा बच्चा, अगर दिल्ली ले ले तो कोई और राज्य से होगा। इसलिए मोस्टली क्या होता है, ये बच्चे वापस जा नहीं पाते। एक रिसर्च के मुताबिक 2016 से 22 के बीच जो 3 बड़े राज्य हैं, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश, यहाँ से मानव तस्करी बहुत ज़्यादा हुई है। तो आपने इतने लोगों को रेस्क्यू किया है, रेड्स की हैं, एनजीओज़ के साथ काम किया है, आपको किन राज्यों के लोग बहुत ज़्यादा मिले हैं मानव तस्करी में, जिन्हें फंसाया गया है, जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं? देखिए, जहाँ तक हम मानव तस्करी की बोलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में कुछ राज्य ऐसे जो बहुत गरीब है, इतने गरीब है कि वहाँ पे लोगों को मतलब जो बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान का मुश्किल उनको फेस करना पड़ता है। तो जहाँ तक आप बंधुआ मजदूरी की बात अगर बोले तो उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन बिहार का फिर भी एक है कि एक सेक्शन आता है, दूसरा सेक्शन नहीं आता, क्योंकि दूसरा सेक्शन काफ़ी एडुकेटेड है। यूपी से भी काफ़ी आते हैं। आंध्रा से मैंने बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन भी देखा है, बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं वैश्यावृत्ति भी देखा है, बहुत ज़्यादा मैंने बंधुआ मजदूरी भी देखा है। बंगाल से भी बहुत ज़्यादा, मतलब बंगाल से बंधुआ मजदूरी थोड़ा है, इतना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं है। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन, ब्राइड ट्रैफिकिंग, जबरन शादी जिसको हम बोलते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बिहार में एक चीज़ बहुत प्रचलित है, लौंडा डांस। हाँ। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि उस लौंडा डांस में एक लड़की, पहले तो लड़के लड़कियां बन के डांस करते थे, मनोरंजन के लिए उस कार्यक्रम को किया जाता था, शादियों में ही ये लौंडा डांस होता है। लेकिन अब लड़कियां उस लौंडा डांस में आ रही हैं, उनको नचाया जा रहा है। क्या ये जो लड़कियां हैं वो भी मानव तस्करी के थ्रू आई हैं? मैक्सिमम जो बंगाल की लड़कियां हैं, पिछले 2-3 सालों में ऐसा हो रहा है कि बंगाल से लड़कियों को ले जाके बिहार में ऑर्केस्ट्रा डांसिंग कराते हैं, बहुत ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा। डांसिंग। एज पार्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा डांसिंग में हमने कुछ रेड किया था। वो ऑर्केस्ट्रा डांसिंग कराते हैं, लड़कियां 12-12, 13-13 घंटा नाचती है। बेसिकली उनको बोला जाता है कि आप जाओगी हमारे साथ बिहार, आपको 2,000 रुपये मिलेगा नाचने के। तो लड़कियां नाचने, मतलब उनको नाचना होता है, मतलब एज पार्ट ऑफ, मतलब खुशी से। बट उन लड़कियों को बहला फुसला के लाके इनको ऑर्केस्ट्रा पार्टी में डाला जाता है और उनमें लड़कियां घंटों घंटों तक नाचती है। और ये बड़े लेवल पे बढ़ गया है पिछले 3-4 साल में। आपने किसी को ऐसे रेस्क्यू किया, उसकी अगर आप कहानी हमें बता सकें? एक लड़की को तो मैंने रेस्क्यू किया है, वो बंगाल से थी। वो बिहार में, उसको बिहार में रखा जाता था एक गांव में। बेसिकली उसको अलग अलग गांव में रखा गया था, फिर वो लड़की मुझे आंध्रा में मिली फाइनली, वो लड़की। इसका केस थोड़ा अजीब था। इसमें एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे केसेस में ना हम न्यूज़पेपर्स को नहीं देते हैं, बिकॉज केसेस भी उतने वो होते हैं। तो इस केस में क्या था, ये लड़की बंगाल की थी, इसको नाचना बहुत पसंद था। तो इसको बोला गया कि आप हमारे साथ चलोगी, यहाँ पे तो इतनी गरीबी है, आपको नाचना है, आपको रात के 2,000 रुपये मिलेंगे। गलत काम के नहीं, नाचने के उसको बोला गया। वो गई, अब वो नाचने लगी। अब वो नाचते 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 क्या वो बहुत फेमस हो गई उस जहाँ पे नाचने लगी। तो जो बाकी लोग हैं वो लोग ना थोड़ा क्या बोलते हैं आपको, जेलस होने लगे उससे। तो इनको लगा कि यार इनका धंधा तो थोड़ा ख़राब हो रहा है। ये क्या गया, बगल वाले जगह में ले गई इसको। ऐसे कर करके वो 5-6 जगहों में नाचने लगी, बहुत पॉपुलर थी। नाचने के साथ साथ इसके साथ अलग तरह का शोषण होने लगा। फिर डायरेक्टली प्रोस्टिट्यूशन नहीं कह सकते, मतलब जो भी इसको रखता था उसको, मतलब वो करता था, मतलब उसके साथ गलत काम इस्तेमाल करता था उसको। लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि उसको प्रोस्टिट्यूशन में सबको भेजते थे, ऐसा नहीं है। ऐसे करते करते फाइनली इनको भेजा गया आंध्रा। फिर आंध्रा में ना ये क्या बोलते, ये ऑर्केस्ट्रा वाला काम नहीं करती थी।
आंध्रा में बंधुआ मजदूरों की काम करती थी, क्योंकि आंध्रा में इतना ऑर्केस्ट्रा का वो सब नहीं है। फिर ऐसा चला आपका 3-4 साल। फिर बाद में जब हमको पता लगा, हम जब उसको ढूंढने गए, वो उसका हालत इतना अजीब था, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम पुलिस के साथ गए थे। वो उसकी हालत इतनी अजीब थी, वो बता भी नहीं पा रही थी। फिर वो बोलने लगी कि जिस दिन से वो आई, जब से इधर आंध्रा पहुंची, तब तक उसको मतलब कम से कम 12 लोगों को अलग अलग जगहों में उसको रखा गया था, अलग अलग हैंडलर्स थे उसके। और वो बोल रही थी कि उसके साथ इस लेवल का टॉर्चर हुआ है कि अब वो तो ऐसी बात है कि वो बोल भी नहीं पाती, ऐसी हालत है। हमें बहुत टाइम लगा, अभी भी उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी टाइम हो गया उसको। 81-82% जो मानव तस्करी होती है वो महिलाओं की होती है और उन्हें जिस्म व्यापार के लिए धकेला जाता है। आपने जीबी रोड जैसी जगह पे काम किया है, वहाँ से भी आपने बहुत सारे रेस्क्यू करके लड़कियों को निकाला है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमेशा क्या होता है, मानव तस्करी में लड़कों का भी डिमांड है, लड़कियों का भी डिमांड है, लेकिन हमेशा औरतों का डिमांड ज़्यादा होता है। क्योंकि आर्म्स ट्रैफिकिंग की बात बोले अगर आप, या फिर आप ड्रग्स ट्रैफिकिंग की बात बोले, सबसे ज़्यादा मानव तस्करी आपको वो पॉपुलर है। कारण ये है कि आप आर्म्स या ड्रग्स को एक बार बेच सकते हो, बट जब आप ह्यूमंस की बात बोले, मानव तस्करी में एक इंसान को आप बार बार बेच सकते हो। तो मतलब ऐसा होता है कि एक गाँव में किसी ने एक लड़की को खरीद लिया, फिर जितना हो सके उसको एज ए कमोडिटी या वस्तु की तरह उसको यूज़ किया। फिर इनको लगा कि अरे हमारा तो हो गया है, मतलब हमने जितना पैसा से इसको खरीदा था वो काम हो गया, अब हम इसको कहीं और बेच देते हैं। ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहता है। तो औरतों का ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि औरत को आप हर तरह से मतलब शोषण कर सकते हो उसको। फिजिकली जिस तरह के मैंने जबरन शादियों में रेस्क्यू किया है, उसमें ऐसा है कि दिन में औरतों को एज ए वाइफ दिखाएंगे, कपास के खेतों में काम कराएंगे, घर का सारा काम कराएंगे, और रात को इट्स मोर लाइक ए सेक्स स्लेव टाइप, इस तरह टॉर्चर करते हैं उसको। तो इसमें औरतें बोलती है कि उनको पूछा भी नहीं जाता, मतलब आते हैं घर में, उनको रेप करते हैं, जो भी टॉर्चर करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। और औरतें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि क्या होता है, औरतों को दबाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आसान होता है। मतलब आप औरतों को जितना टॉर्चर करोगे वो बोलेंगी नहीं, और उन्हीं जगह से औरतों को लाया जाता है जो औरतें भाषा नहीं समझ सकती। जैसे आप नॉर्थ इंडिया बोलोगे तो ईस्ट इंडिया से लोगों को लाया जाता है, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, राजस्थान, इस तरह की जगह है, पंजाब, इन सब। अगर आप आंध्रा में जगह, मतलब हमेशा ये प्लान होता है कि आप ऐसे जगहों से लड़कियों को उठाओ जो लड़कियां भाषा नहीं समझती। क्योंकि क्या होगा, एक तो भाषा नहीं समझती, दूसरा डर, तीसरा वो भाग नहीं सकते। और उनको जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे, मैं सच बताऊँ तो आप या मुझे भी कोई रखे तो हम भाग नहीं सकते। पूरे पूरे किलोमीटर सिर्फ खेत, गाय, पानी, और शहर से पता नहीं कितना अंदर है। और वहाँ पे जिस तरह के लोग मिलते हैं वो भी कोई आपसे बात नहीं करते हैं, मतलब इस तरह का सिचुएशन होता है। आप कहीं ऐसी महिलाओं से भी मिली हैं जो जीबी रोड में अब शायद अपनी मर्जी से रह रही हैं, उनकी ज़िंदगी क्या होती है और क्या वो वापस जाना चाहते हैं, क्या अगर उनकी मदद की जाए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं आपकी तरह जो उनके लिए काम करते हैं, पुलिस भी एक तरफ से वहाँ पे कैंपिंग्स चलाती हैं, क्या वो अब वापस जाना चाहते हैं? उनकी ज़िंदगी क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, जो भी मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने जितनी भी औरतों से बात किया है, चाहे वो जीबी रोड हो, चाहे वो कबाड़ी बाज़ार हो, जितने भी रेड लाइट एरिया है, सब ने, मेरे अनुभव में सब ने कहा है कि जो पहली बार आई थी तो उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया था। ठीक है, अब जो लोग 1-2 साल में निकल जाती है वो तो निकल जाती है, लेकिन जो लोग 1-2 साल में निकल नहीं पाती है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। अब एक्सेप्ट करने के बाद उनके पास 2-3 चैलेंजेस आते हैं। पहली चैलेंज ये कि वो घर जाएंगी तो घर वाले तो अपनाएंगे नहीं, पहली बात है। दूसरी बात है, सबके पास मोस्टली बच्चे हो जाते हैं। अब जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का भी खर्चा है, बच्चों को कौन देख रेखेगा। तीसरी बात यह है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते। अब एक औरत ने मुझे ये बात पूछा, मैंने उनको बोला तो काफ़ी अच्छी थी वो, अभी भी मुझे, मतलब मैं तो मानती हूँ कि ये सब हमारी तरह ही औरतें ही हैं। तो वो मुझे बोलने लगी कि हमको जाना है, लेकिन आप बताइए, अब यहाँ पे अगर मैं 5 कस्टमर्स के साथ बैठूँ तो मुझे 2500-3000 मिलेगा। अगर मैं आपके घर में काम करूँ, आप मुझे कितना दोगे? तो इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, उनको अगर वो दिन में 2500-3000 कमाती है तो महीने में कितना कमाती होगी? और आपके घर में अगर वो झाड़ू पोछा भी करे तो आप कितना देंगे उनको? तो प्रॉब्लम है कि देखिए, रिहैबिलिटेशन तो हम भी करना चाहते हैं, वो भी होना चाहती है, लेकिन
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, समाज में उनका एक वो है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब लड़कियां इनिशियली एग्री नहीं करती तो उनको बहुत वो किया जाता है, एडिक्शन कराया जाता है। ड्रग्स बोलिए, अल्कोहल बोलिए, अलग अलग चीज़ों का एडिक्शन कराया जाता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता इतने लोगों के साथ मैंने फिजिकली इन्वॉल्व होना। तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है उनको, मतलब उस दलदल से निकलने से, मतलब ये है। जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो देह व्यापार है, इसको लीगल करने की भी बहुत मांग उठती है। आपने इतनी सारी महिलाओं के साथ काम किया है जिन्हें ज़बरदस्ती देह व्यापार पे धकेला गया। वो भी अब चाहती हैं कि जो सेक्स वर्क है उसे लीगल कर दिया जाए, कानून बनाया जाए। आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर आप अपने मर्जी से सेक्स वर्क कर रहे हो तो आप करिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अगले इंसान से जोर जबरदस्ती धंधा कराएं। मेरा ये मानना है। और मैं मानती हूँ कि अगर क्या होता है, जनरली जब माइनर्स को लाया जाता है किसी भी रेड लाइट एरिया में, तो उनका फेक आईडी बन जाता है, फेक आधार कार्ड बन जाता है, फेक वोटर आईडी बन जाता है। तो जब भी रेड डालते हैं तो अगर हम बोलते हैं ये माइनर है, तो हमें जनरली दिखाया जाता है कि नहीं नहीं, ये माइनर नहीं है, ये अडल्ट है। तो उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बोन ओसिफिकेशन टेस्ट, जिसमें आपके बोन का टेस्ट किया जाएगा, हड्डी की टेस्ट की जाएगी। तो आपकी उम्र 17 से 19, 16 से 18 ऐसा दिखाएगी। तो वो टेस्ट होके टेस्ट का रिपोर्ट आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो मुद्दा ये है कि लीगल हो इलीगल हो, मेन प्रॉब्लम है इस चीज़ में माइनर्स का बहुत डिमांड है, जो कि ऑब्वियसली इलीगल है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप करिए, आपको करना है, लेकिन आप माइनर्स को मत लाइए। बट माइनर्स का बहुत डिमांड है, मतलब इस फील्ड में जनरली मैंने जितने लोगों से बात की है, मोस्टली लोग सेक्स वर्क में जब जाते हैं, मतलब कोर्टों में जब जाते हैं, तब हमेशा बोलते हैं छोटी लड़की चाहिए। कारण? मतलब जितनी छोटी लड़की उतना उनको इट सिम्स दे फील मोर, उनको बहुत अच्छा लगता है। एक तो छोटी लड़कियों को कुछ भी बोलो वो कर लेंगी, इस तरह का। मैं ये आप बोल सकते एक तरह का ना एक विकृत मानसिकता है, या फिर पितृसत्ता इतना है कि मतलब छोटी लड़कियों का हर तरह से डिमांड है। मतलब आप जबरन शादी में भी देखिए, छोटी लड़कियों को उठाया ला जाता है। ब्राइड ट्रैफिकिंग में देखिए, छोटी लड़कियों को उठाया ला जाता है। बंधुआ मजदूरी में देखिए, छोटी लड़कियों को उठाया ला जाता है। कितने केसेस में मैंने बंधुआ मजदूरी रेस्क्यू किया है। बोला गया था कि अब मैं बीच में रोकूंगी। आप बंधुआ मजदूरी की बात कर रहे हैं, 2023 में हम हैं। क्या विश्वास किया जा सकता है कि इस सदी में भी बंधुआ मजदूरी एग्जिस्ट करती है? बहुत ज़्यादा, बहुत कहाँ पे, ज़्यादा, अगर थोड़ा बताएं। हर जगह पे। दिल्ली में भी कितना बंधुआ मजदूरी है, आप सोचिए। दिल्ली में इतना ज़्यादा आपको न्यूज़ आता ही होगा कुछ ना कुछ लोग। सबसे दुख की बात पता है क्या है? सबसे दुख की बात यह है कि हमको लगता है कि गरीब लोग दूसरे के साथ टॉर्चर करते हैं। मतलब जो गरीब है, वो गरीब पॉपुलेशन दूसरों के साथ टॉर्चर करता है। सबसे दुख की बात है, पढ़े लिखे लोग, एडुकेटेड लोग जो बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, वो बच्चों के साथ इस तरह का टॉर्चर करते हैं कि आपका रूह कांप जाए। मतलब उनके भी बच्चे हैं, फिर भी वो इस तरह का टॉर्चर करेंगे। आप न्यूज़ देखिए, छाती में लात मारना, स्किन पील ऑफ कर देना, कुकिंग पैन से मारना। मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने 2019-20 में भी काफ़ी रेस्क्यू किया। इतना ट्रिगरिंग है, मतलब बोल सकती हूँ, लेकिन जो सुनेंगे मतलब बाल पूरा सर मुंडवा देना, मतलब फिर नाखून काट देना। मतलब इंसान को इंसान ना समझना, कोई इतना टॉर्चर किसी और के बच्चे के ऊपर कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, हम बोलते हैं कि हम काम करने के लिए लाए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस देखिए, सेक्स वर्क में तो टॉर्चर है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट, उसका कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादातर मुझे मजदूर में जो बच्चे हैं ना, उनके साथ ज़्यादा टॉर्चर दिखा है। मतलब शारीरिक, मानसिक, हर तरह का उत्पीड़न। इतना पीटा जाता है, बाथरूम में बोलते हैं सोने के लिए। एक लड़की को हम रेस्क्यू करने गए थे आगरा में। एक लड़की को हम आगरा में रेस्क्यू करने गए थे। वो लड़की एक क्या बोलते हैं, एक हीरे के डायमंड फैक्ट्री के मालिक के घर में थी। वो लड़की काफ़ी छोटी लड़की थी, 13 साल की थी वो लड़की। हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली। फाइनली घर मिला, हम घर में गए। उनके 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे उस फैमिली में। और जब मैं जिनके घर में थी, उनका जब बोल रहे आपके घर में बच्चा है, नहीं, वो मना कर रहे हैं। फिर छोटी बच्ची निकली, इतना बुरा लग रहा था। इतनी बड़ी कोठी, 5 मंजिल, और जो बच्ची है 13 साल की बच्ची गोडाउन में सोती है। सुबह 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वो बच्ची काम करती है। और उस बच्ची को जब पूछा, वो बच्ची बोल रहे
वो घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पैर दबाती है, सबके लिए जूस बनाती है। वो जिस तरह के एक्सप्लेनेशन दे रही थी अपने कामों का, सारे हैजर्डस काम में आते हैं, और ये लोग बोल रहे नहीं हमने तो इसको एज ए हेल्पर लाया था। तो मुद्दा ये है कि सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आप क्यों कर रहे हो ये? तो ये तो मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं तो सबको चाइल्ड लेबर, हाँ, मतलब चाइल्ड लेबर भी करते हो तो उसको इंसान की तरह सोचो यार, उसको क्यों आप इस तरह, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप रेड में जाएंगे और जिस तरह का टॉर्चर देखेंगे ना, क्योंकि कानून हम हाथ में नहीं ले सकते इसलिए बहुत चीज़ें हम नहीं करते हैं, तब ना सुन्न पड़ जाते हैं, सोचते हैं यार इतने पैसे हैं, इतना बड़ा घर है, आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने वेल एस्टेब्लिश्ड हो, आपकी गाड़ी है, आपको क्या कमी है? हम ये नहीं बोल रहे आप इनको रानी की तरह रखो, बट नॉर्मल इंसान की तरह तो ट्रीट करो। नहीं, गाली गलौच देना, गाली गलौच से बुलाना, बाल खींच के बुलाना, ये बच्चे बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे भी बोलते हैं और बाद में हमको पता भी होता है सच होता है। और सबसे बड़ी बात, इन केसेस में सज़ा ही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है वो इतना डिलेड है। मतलब एक तो हमारा जुडिशरी प्रोसेस में इतना ज़्यादा, मतलब एक तो जजेस जो है वो बहुत कम है, एक तो हमारे जुडिशरी में अंडरस्टाफ्ड है हमारा जुडिशरी। दूसरा, आप कुछ भी किसी को भी सज़ा देंगे तो आपको तो प्रूफ चाहिए होगा, तो मैक्सिमम केसेस में इतना प्रोसेस डिले होता है, प्रूफ कम हो जाता है जो भी है, तो इसलिए बहुत, ये तो एक बहुत बड़ा, क्या बोलूँ मैं, जितना बोलूँ उतना कम है। आपने एक मुहिम भी शुरू की है कि जो रेलवे स्टेशन है अक्सर बच्चे वहाँ से गायब होते हैं, तो वहाँ अगर ये चीज़ रुक सके तो शायद बहुत सारे बच्चों की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद होने से बच सकते हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं देखिए, मैंने क्या किया था, मैं रेलवे स्टेशन बहुत जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा तस्करी होती है। क्योंकि क्या होती है, देखो रेलवे स्टेशन में दो तरह के पुलिस होते हैं, एक है जनरल रेलवे पुलिस जो कि है जीआरपी, और एक है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब हम सोचते हैं कि पुलिस सब काम करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास बाकी काम भी होते हैं, मतलब कोई लूट हो गई, कोई मारपीट हो गई, ऑल दैट। तो मेरा जो मुहिम है वो ये है कि हर किसी को ट्रेन करना, जैसे व्हीलर वाला हो गया जो किताब बेचता है, या फिर जो स्टेशन मास्टर हो गया वो, या फिर जो पानी बेच रहा है, जो कूली है। कारण ये है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब मेरे तरह एक्टिविस्ट बने या फिर सब आपकी तरह वो बने, लेकिन ये है कि एटलीस्ट लोग थोड़ा अलर्ट हो। अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसमें उनको कुछ शक हो, तुरंत फ़ोन लगाएं। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट 2-3 सालों में मुझे, मतलब जब से मैं पब्लिकली इतना अवेयरनेस करने लगी हूँ, मेरे दोस्तों ने ट्रेन में जा रहे थे, मुझे फ़ोन किया, बोला कि ऐसा लग रहा है कि 2 लड़कियां हैं, बातचीत कर रही है आपस में, लग रहा है कोई तस्करी का मैटर है। मैं उधर थी भी नहीं, मैंने सिर्फ उनको बोला कि आप एक काम करो, आप आरपीएफ को बोलो, रूरल प्रोटेक्शन फोर्स को बोलो, या फिर आप 1098 को बोलो। वो बच्चे रेस्क्यू हो गए। फिर और एक केस में कोई बस से जा रहा था। इस तरह के केसेस बहुत आ गए, लोगों ने कुछ नहीं किया, सामने नहीं आए, उन्होंने बस एक फ़ोन किया या फिर किसी एक को अलर्ट किया। तो ये है मुहिम, क्योंकि देखिए ये मूवमेंट है, ये एनजीओज अकेली नहीं कर सकते, इट्स लाइक एक बहुत बड़ा आंदोलन है। अगर हमको मानव तस्करी को रोकना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है। हमने मानव तस्करी पे थोड़ी बात की, बट मैं इसके रूट कॉज पे जाना चाहूँगी कि कहाँ से ये बच्चों को और जो लोगों को कहाँ से बहला फुसला के ले जाते हैं। क्या ये सिर्फ गरीबों के साथ होता है या अर्बन सिटीज़ में, दिल्ली जैसे शहर में भी मानव तस्करी जो मिडिल क्लास फैमिली है वहाँ के बच्चों के साथ भी हो सकता है? आपने अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है। देखिए सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि गरीबों के साथ, गरीबों के बच्चों के साथ ही तस्करी होती है। हाँ होती थी पहले, अब चेंज हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। अब मेरे पास ऐसे केसेस आने लगे। अभी मैं आपको बताऊँ, पिछले 2-3 महीने में कम से कम 15 से 20 ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे लोग मुझे बोल रहे हैं कि उनकी जो बेटियाँ हैं, उनकी जो घर की जो लड़कियाँ हैं, वो 25 से 40 साल की उम्र में है और वो सब गायब हो रही है, डिप्रेशन की शिकार है। तो मैंने पूछा, फिर हमने थोड़ा इस पर रिसर्च किया, फिर बातचीत किया। फैमिलीज तो बता नहीं रही थी, फिर हमें पता लगा कि जब वो डिप्रेस्ड है किसी कारण से, घर के कारण से या फिर कोई कारण से, वो ना कोई ऐसा बंदा ढूंढती है या बंदी ढूंढती है जिससे वो अपने, मतलब जो ये डिप्रेशन को सुलझाने का वो बात कर साथ पाए, ढूंढते हैं हाँ, बेसिकली। बातचीत करने का। फिर वो लोग गायब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे तस्करी गैंग में पड़ जाते हैं। आज तक मैं कोई ऐसे लड़की को रेस्क्यू नहीं कर पाई बाय द वे, जो ये क्योंकि मोस्टली ये ऐसे जगह चली जाती है जहाँ से इनको निकाला नहीं जा सकता, मोस्ट ऑफ देम। इसके बाद घरेलू हिंसा, नया कारण।
घरेलू हिंसा में पत्नियों के साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर होता है, वो क्या करते हैं, रोजगार ढूंढने के लिए निकलती है, और जब रोजगार ढूंढने के लिए निकलती है तो क्या तस्करों के दलदल में पड़ती है। हमने बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू किया है जो फैमिली नॉर्मल था, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली था, इतना गरीब नहीं था, लेकिन वो चली गई, पति मारता पीटता था उसकी। एक मैं केस आपको अभी बताती हूँ। अभी हमें एक केस मिला, एक सेकंड, ये थोड़ा ठीक कर लेना कपड़ा। हाँ, अभी एक केस हमें मिला। ये लड़की 13 साल की थी, ये 13 साल की थी, इसके फादर ने इसकी शादी करा दी, इसको एक बच्चा हुआ, फिर इसका पति वायलेंस इससे करने लगा, फिर 10 साल बाद इसको और 2 बच्चे हुए, और इतना ज़्यादा इसका पति वायलेंस करने लगा, ये फेसबुक में दोस्त बना ली किसी को। उस बंदे ने, वह लड़की बांग्लादेश की थी, वो उस बंदे ने इस लड़की को बहलाया फुसलाया, फिर उसको बॉर्डर से ले आके इसको साउथ इंडिया में बेच दिया, साउथ इंडिया के रेड लाइट एरिया में। अब हमने उसको रेस्क्यू किया, अब हमने सोचा इसको घर भेजे, लेकिन हम घर कैसे भेजे इसको, क्योंकि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है प्रॉपर। तो ऐसे इतने सारे केस आ रहे हैं जो घरेलू हिंसा के प्रॉब्लम में फंस के फिर उनकी तस्करी हो रही है। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक कि आपने सबसे कम उम्र के किस बच्चे को रेस्क्यू किया है और सबसे अधिक किसे? और दूसरा सवाल, जब आप किसी को रेस्क्यू करते हो, किसी को एक दलदल से निकाला, बचा लिया, उसके बाद उसके साथ क्या होता है? देखिए, सबसे छोटा तो मुझे लग रहा है 2 महीने का एक बच्चा था। 2 महीने 2 का? महीने का। एक 4 महीने को भी रेस्क्यू किया था जब मैं एक संस्था के साथ थी। उसके बाद जब मैंने अपना एनजीओ शुरू नहीं किया था, उसके पहले जब मैं पुलिस के साथ काम करती थी, तब मैंने एक 2 महीने के बच्चे को रेस्क्यू किया था। बेसिकली ये जो उसके जो 2 महीने की बच्ची थी, इसको उसकी माँ ही बेच रही थी, क्योंकि उसके जो पिताजी है, वो पिताजी बहुत ज़्यादा उनको वो करते थे, मतलब माँ का जो वर्शन है, पिताजी उनको बहुत ज़्यादा रेप करते थे, मतलब टॉर्चर करते थे, गरीब थे, माँ को इतने बच्चे नहीं चाहिए थे, 7 बच्चे हो गए थे। तो ये क्या करती थी, ये बच्चे को, ये इसको लगता था अब मैं क्या करूँ, तो ये बच्चे को दे देती थी, पैसे लेके दे देती थी। तो ये 2 महीने का बच्चा था, ये केस था। फिर अब मुद्दा ये है कि बहुत लोगों ने जज किया, बहुत लोगों ने उस माँ को मतलब डांटा वाटा, लेकिन वो जो औरत जब बोल रही थी तो वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, ये एक केस है। और सबसे बुजुर्ग औरत मैं बोलूँगी वो है 62, हाँ 62 साल की एक औरत थी, क्योंकि उनका ये था कि उनके घर में कोई नहीं था, उनके घर में कोई नहीं था, उनके पास बहुत पैसा था, और उनके घर में एक मेड आती थी, और मेड ने कहीं ना कहीं उनसे एक दोस्ती बना ली, बहुत क्लोज हो गई, दोस्ती बना के उनके कागजात वागजात पे साइन वाइन कर लिए थे, और करके फिर मेड ने उनको बोला कि आपको ऐसे कहीं रखेंगे हम लोग अच्छे जगह पे, माना मतलब बुज़ुर्गों का होम, पर बुज़ुर्गों का होम के जगह उनको एक ऐसे घर में रख दिया जहाँ पे उनको सब काम करना पड़ता था, मतलब जैसे होता है ना काम करने वाला, बंधुआ मजदूरी का टाइप वैसा। तो ये सबसे मतलब बुज़ुर्ग औरत थी। मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि अलग अलग राज्यों को भी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का माइंडसेट है, राज्यों को काम के हिसाब से डिवाइड किया गया। आपने थोड़ा इसके बारे में बताया था, जैसे छत्तीसगढ़ के जो लोग होते हैं अक्सर उनसे मजदूरी का काम कराया जाता है, तो अगर आप थोड़ा राज्यों को सबसे बड़ी स्पेसिफिक करके बात पता बता है क्या सकें। है, मेनली आप कोई भी, चाहे वो आप अंगों का व्यापार बोलिए, कोई व्यापार बोलिए, मोस्टली तस्करी में आप देखेंगे तो लोग मजदूरी की बात बोलते हैं और वेश्यावृत्ति की बात बोलते हैं। और इसमें इन दोनों में क्या होता है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, स्पेशली अगर आप स्किन ट्रेड की बात बोले, कोई हो, स्पाज हो, पार्लर्स हो, ब्राइट टाइपिंग, इनमें ना हमेशा ऐसी लड़कियों का डिमांड होता है जिनका स्किन थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो थोड़ा मतलब दिखने में ठीक ठाक हो, मतलब जो स्टीरियोटिपिकल ठीक ठाक हो। तो इसीलिए मोस्टली लड़कियां जो जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मणिपुर, इन सब एरिया से लड़कियों का बहुत डिमांड है। और स्पेशली ओरिएंटल फीचर्स की लड़कियां, जो ओरिएंटल मतलब जो मतलब बेसिकली ट्राइबल एरिया से होती हो, बाल सॉफ्ट है, स्किन सॉफ्ट है, इनका बहुत हाई डिमांड है इस इंडस्ट्री में। और बंधुआ मजदूरी में भी है, बट मोस्टली अगर आप बोलेंगे कहाँ देना है, या तो प्रोस्टिट्यूशन में डालो या फिर कॉल इन में डालो, मतलब इस तरह के इनका वो है। और अगर आप राज्य देखेंगे, मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने कभी छत्तीसगढ़ और झारखंड की लड़कियों को कभी प्रोस्टिट्यूशन में नहीं पाया, मैंने कभी नहीं पाया, हमेशा इनको बंधुआ मजदूरी में रखा जाता है। क्योंकि पर मैं डिनाई नहीं करती कि किसी और को मिला या नहीं मिला होगा, क्योंकि ये मानते हैं कि उनका स्किन हार्ड है, उनका स्किन डार्क है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकती है, पिटाई विटाई कर सकते हो, तो इसलिए इनका डिमांड है। बिहार के कुछ क्षेत्र में आपको प्रोस्टिट्यूशन में भी मिलेगा,
और उसमें क्या बोलते हैं सेक्स वर्क में भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश का भी मिलेगा। मैंने बंधुआ मजदूरी में नॉर्थ ईस्ट स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ के लोगों को नहीं देखा है, उनको जबरन शादी में देखा है, उनको प्रोस्टिट्यूशन में देखा है, लेकिन उनको मैंने कभी अपने एक्सपीरियंस में तो बंधुआ मजदूरी में नहीं देखा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप जाके अपने लिए एक स्लेव खरीद सकते हैं, एक मजदूर खरीद सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये तो पहले होता था, अभी तो लोग एग्री भी नहीं करते, मानते भी नहीं है। एक टाइम पे ये आपके वेस्ट दिल्ली में बहुत होता था, मतलब दो बार तो मैं गई हूँ वहाँ पे। अलग अलग के मेड्स होते हैं, उनको मतलब बेसिकली चूज़ किया जाता है आपको किस तरह के मेड चाहिए, लंबे मेड चाहिए, छोटे मेड चाहिए, शॉर्ट चाहिए, वो चाहिए। ये होता था, लेकिन बहुत मतलब क्या बोलूँ, कुछ चीज़ होती है ना ओपन सीक्रेट जिसको आप बोलते हैं, पता सबको है लेकिन फिर भी मेन लोगों को नहीं पता है। ये एक टाइम पे होता था, लेकिन आजकल नहीं होता है, आजकल वो बंद हो गया है। क्योंकि जब मैंने इसका खुलासा किया तो बहुत लोग इस पे एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था। जी। लेकिन ये एक टाइम पे बहुत होता था, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको झारखंड और छत्तीसगढ़ की लड़कियाँ ही मिलती थी, मतलब मोस्टली। पल्लवी, आप इतने सालों से 10 साल से ज़्यादा आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक सामाजिक बुराई तो ये है ही, इसको रोका कैसे जा सकता है? जैसे कि अभी हमने शुरुआत में बात की कि 10 साल में ये क्राइम 25 गुना बढ़ा है। लोग इसके बारे में अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। कैसे रोका जा सकता है? किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है? क्या पुलिस का काम ज़रूरी है? क्या नेताओं का अवेयरनेस होना ज़रूरी है, या एक्टिविस्ट की और ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात पता है क्या, सबको एक साथ जुट के काम करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए गरीबी तो और बढ़ रही है हमारे देश में, क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारे देश में पहले मेरे मम्मी के टाइम पे इतने लोग स्किल्ड थे। आजकल जो परसेंटेज ऑफ स्किल्ड पीपल है, एजुकेटेड पीपल है, बहुत बढ़ गया है हमारे देश में। रोजगार भी उतना नहीं मिलता, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात यह है कि लोग क्राइम करने के पहले सोचते नहीं है, मतलब लोगों के मन में ये नहीं होता कि नहीं अगर ये क्राइम कर लिया। एक केस में एक लड़का था बहुत अच्छा खासा, वो इंजीनियर था, बाद में हमें पता लगा वो भी उस क्राइम में इन्वॉल्व था, लेकिन द सेंस दैट वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। वो सिर्फ लड़कियों से बात करता था, मतलब इन द सेंस उसको बोला गया था कि फंसाने के हाँ, लिए? फंसाने के लिए। उस बेचारे को पता भी नहीं था। मैं अच्छा। बेचारा इसलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ उसको, क्योंकि जब उसको उठाया गया और जब उसको उसकी क्वेश्चनिंग की गई तो उसने बोला मुझे सिर्फ बोला गया था कि आप ऐसे 10 नंबरों पे कॉल करो और जो भी नंबर से आपकी बातचीत हो जाए आप बोलो उनको कि इस जगह में आओ। तो 10 नंबरों से 3 नंबर या 4 नंबर की लड़की आ गई, तो उसको मिल रहा था कुछ 5-6 हज़ार रुपये। तो बोल रहा था उसको पता ही नहीं था कि ये तस्करी का पार्ट है, उसको बहुत मारा पीटा गया, लेकिन वो पता नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको नहीं पता। जैसे मैं आपको ही बता दूँ, मेरे पास इतने रैंडम कॉल्स आते हैं। जैसे कल की बात बता दूँ आपको, मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला क्या आप मेड प्रोवाइड करते हो? मैंने बोला आपको किसने बोला मैं मेड प्रोवाइड करती हूँ? फिर बोल रहे नहीं मैम आप तो रेस्क्यू करते हो ना, तो हमें लगता है। तो फिर मैंने उनको डांट के फ़ोन रख दिया। 1 महीने पुरानी बात है, एक इंसान ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया, उनकी शादी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, वो शादी करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं मैम आप जो इन लड़कियों को रेस्क्यू करते हो क्या मैं किसी के साथ शादी कर सकता हूँ? मैंने बोला आपको किसने बोला हम शादी कराते हैं? बोलते हमें पता है आप शादी नहीं कराते हो, लेकिन हमको शादी करना है, हम उनकी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम अगर मानव तस्करी के विरुद्ध भी काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों को लगता है ये जो लड़कियां हैं जिनको हम सर्वाइवर्स बोलते हैं, जिनको हम वॉइस देना चाहते हैं, इनको लगता है कि इनके साथ ये शादी कर सकते हैं या फिर इनको ये घर पे काम पे रख सकते हैं। तो सोचिए इतना अवेयरनेस होने के बाद भी लोगों के दिमाग में ये घुस गया है। तो मैं तो कहूँगी देखिए सबसे पहले तो सबको इकट्ठे काम करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कॉमन लोगों को जानने की ज़रूरत है। कॉमन लोग कोई नहीं जाता। अभी भी आप किसी डॉक्टर को पूछे, मैं डॉक्टर्स के साथ बहुत काम करती हूँ, तो दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैं गई हूँ। लोगों को अगर डॉक्टर्स को अगर पूछती हूँ ना ट्रैफिकिंग से लड़की को रेस्क्यू करके आई हूँ, वो बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल से लाई है क्या? अब मैं डॉक्टर्स को कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये उनके फील्ड ऑफ एरिया ही नहीं है, उनको कैसे पता होगा। अब मैं रिसेंटली डॉक्टर्स के साथ सेशंस लेने लगी हूँ, डॉक्टर्स को बताने लगी हूँ ट्रैफिकिंग क्या है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट एजेंसीज जो है जी। एमएनसीज में किसी को नहीं पता ट्रैफिकिंग। मैं इतने बड़े बड़े एमएनसीज में अगर बात करती हूँ, उनको कोई पता ही नहीं है ट्रैफिकिंग क्या है।
जब हम अक्सर एक ढाबे में किसी बच्चे को काम करते हुए देखते हैं, जिसे छोटू बुलाते हैं, हमें लगता है कि शायद वो ढाबे वाले का ही बेटा है, पर वो तस्करी के माध्यम से वहाँ आया होता हाँ, है। ऐसा भी मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे को डरा दिया जाता है, बोलता है तू बात मत कर, तू कुछ मत कर, तो बच्चा कुछ नहीं बोलता है आपको। और सबसे बड़ी बात है, और एक चीज़ हमको लगता है कि मानव तस्करी में सिर्फ लड़कियों की तस्करी होती है, नहीं, लड़कों की भी बड़े तादाद में सिर्फ आदमियों की तस्करी होती है, लिटरली बड़े बड़े आदमियों की, फॉर लेबर पर्पस। मिडिल ईस्ट में लोग इतने बड़े बड़े तादाद में जाते हैं, मतलब बेशक लाख लाख रुपए दे के बाहर जाते हैं वीज़ा बना के, ताकि उनकी नौकरी हो सके वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका साथ जिस तरह का टॉर्चर होता है, 25-30 आदमी एक रूम में रहते हैं। अभी हम एक जगह में गए थे, वहाँ पे एक रूम में 25 लड़के रहते, सबको इन्फेक्शंस, एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, सब एक बाथरूम यूज़ कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना, मतलब किस तरह के एक्सप्लॉयटेशन माहौल में वो रह रहे हैं। और ये सारे आदमी है बाय द वे, ये औरतें नहीं है, लड़कियां नहीं है, तो आप सोच सकते हैं। पल्लवी, आप अब मुखरता से सामने आ रही हैं, मीडिया से बात कर रही हैं, आर्टिकल्स दे रहे, अब सोशल मीडिया में काफ़ी वोकल हैं। क्या आपको थ्रेट्स आते हैं? आपको डर नहीं लगता? क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है वो हिम्मत बांधना, इन लोगों से मिलना, इनकी कहानी सुनना। आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? हिम्मत नहीं लाती, बहुत अब तो बहुत, जब से मैं मीडिया में थोड़ा बोलने लगी हूँ तब से इस तादाद में धमकियाँ आती है, इस तादाद में मतलब गालियाँ लोग बकते हैं, इंस्टाग्राम में ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज डालते हैं। मैं एक्चुअली क्या है, हिम्मत की बात नहीं है, मेरा भी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होता है, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि देखिए बोलना, मतलब आपको, आपसे बोलना अलग है, बट बाद में जाके जो मैंने बोला वो सुनना। क्योंकि देखिए जब हम काम पे रहते हैं ना, मैंने एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वायलेंस देखा है बच्चों के साथ होते हुए, मतलब वो चाहे फिजिकल टॉर्चर हो, मेंटल टॉर्चर हो। काम पे थी इतना फ़र्क नहीं पड़ा, जब मैंने बाद में वो देखा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ जो ड्राइव करती है वो लड़कियाँ, क्योंकि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन खोलने के पीछे मेन मकसद यही था, दो चीज़ करना। रेस्क्यू तो सालों से कर रही हूँ, मेन है इस चीज़ को प्रिवेंट करना, कैसे रोक सकते हैं। और दूसरा, जिन लड़कियों को मैं रेस्क्यू करती हूँ, या फिर जो लड़कियाँ वल्नरेबल है, जिनके साथ ये हो सकता है, उनको किसी तरह ऐसे बनाना कि वो या तो रोजगार कर पाए या फिर खड़ा होकर बोल पाए। क्योंकि मैक्सिमम केस में अगर आपको तस्करी हुई लड़कियों से आप बात करोगे तो आपको दिखेगा कि वो ना अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाती इन द सेंस, उनके घर में ऐसे माहौल में उनको बढ़ा किया जाता है कि उनको ये भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्या उनका अधिकार है। तो मेन है उनका अधिकार उनको बताना, उनको रोजगार दिलवाना। तो वो लड़कियों को देखती हूँ तो हर दिन किसी ना किसी से तो बात कर लेती हूँ, तो वहीं से वो मिल जाता है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम, दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब फिजिकली तो दिक्कत ही है, और मेंटली भी बहुत परेशान करते हैं लोग। कोविड के बाद जो है रिसर्च से सामने आया है कि जो बंधुआ मजदूरी है, मानव तस्करी है, ये बढ़ी है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए कोविड में एक तो आधे से ज़्यादा लोगों की सैलरी कट हो गई। दूसरी बात है, कोविड में बहुत सारे काम जो है वो रुक गए, दुकान बंद हो गए, बहुत कुछ हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मतलब कोविड में तो बहुत सारे, मुझे लगता है रातों रात क्रिमिनल्स लोग बन गए हैं। क्योंकि देखिए अब मैं जहाँ जहाँ पे काम करती हूँ, ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि जब भूख लगती है तब इंसान ये नहीं देखता कि क्या सही है क्या गलत है। लोग ऐसे बोलते हैं कि इतनी भूख लगती थी कि पेट में वो लोग गमछा बांध के रखते थे भूख को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार अब कुछ भी करना है, लेकिन मतलब खाना तो मिले। तो कोविड ने तो एक तरह से तस्करी बढ़ाई भी है, और कोविड में लोग पकड़े भी नहीं गए ना, सोशल मीडिया के तरह से। आप आजकल क्या होता है, देखिए पहले हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर पाते थे, अब नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है, बंदा होगा दिल्ली में बैठा हुआ, उसका नेटवर्क दिखाएगा यूके यूएस का, एक फ़ोन में बात करता है, सिम तोड़ देता है, आईडीज़ में अलग अलग फ़ोटो चिपका के वो होता है। पेमेंट आजकल यूपीआई आ गया है, आजकल लोग लड़कियों को यूपीआई में खरीदते हैं, पहले कैश ट्रांजैक्शंस होता था। तो चीज़ें मतलब देखिए, आप जितना स्मार्ट है आपसे 10 टाइम्स ज़्यादा स्मार्ट तस्कर है। तो ये तो नेक्सस बहुत बढ़ चुका है, और बड़े हाई लेवल पे बढ़ चुका है। तो आखिरी सवाल मेरा डार्क वेब से रिलेटेड है। डार्क वेब फेमस ही इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे तस्करी बहुत आसानी से की जा सकती थी। कोई ऐसे मामले आपके सामने आए हैं? देखिए ऐसे डार्क वेब के तो डायरेक्ट मामले नहीं आए, लेकिन ये था कि बहुत सारी केसेस आ गए थे जिसमें ये बोला गया था कि बहुत सारी लड़कियों की, मतलब लड़कियों को डार्क वेब के झांसे में डाल के फिर उनको अलग अलग पोर्नोग्राफिक साइट्स में भेजा जा रहा है।
इन्वेस्टिगेशन बहुत चल रहा था, लेकिन ऐसे डायरेक्टली मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन हाँ ये, और आप पता भी नहीं कर सकते डार्क वेब में अगर कोई फंस गया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना और उसको निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में। क्या हमने फिल्मों में अक्सर देखा है कि लड़कियों को बहला फुसला के भारत से दूसरे देशों में बेचा जाता है। हाँ ये तो बहुत है, ये तो बहुत है। मैं आपको बताऊँ एक इंसिडेंट। क्या होता है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो 8 9 10 साल के बच्चे हैं, उनको उठवाया जाता है। उनको उठा के मतलब बाकायदा एक नेक्सस होता है। 8 9 10 साल के बच्चों को उठाया जाएगा, उठा के उनको हार्मोनल इंजेक्शंस दिया जाएगा ताकि वो 13 14 साल की लगने लगे। फिर उनकी फर्जी पासपोर्ट बनेगी, उनका एक फर्जी डॉक्टर होगा, वो ये सब करके फिर बच्चों को मिडिल ईस्ट भेजता है। ये बहुत कॉमन है और ये बड़े तादाद में अंदर ही अंदर गाँवों में हो रहा है, लोगों को पता नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि क्या होता है, ये तुरंत 3 महीने में आप एक बच्चे को 9 साल से 12 13 बना सकते हो। सडन ग्रोथ हो जाता है बच्चे का। और ये बच्चों को आप ये क्या बोलते हैं, उनका ड्रेसअप वैसे करा के फर्जी फ़ोटो और पासपोर्ट लगा के बहुत ज़्यादा, इसमें तो बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बाहर तो बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा। 10 साल में आपने अगर गिना हो तो कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है? मैंने सच बताऊं, मैंने कभी गिना नहीं है। अब मैं रेस्क्यू में जाती हूँ, मेरे लिए गिनना मुश्किल नहीं है। जो मैं पहले संस्था के साथ काम करती थी उसमें मैं गिने चुने ही रेस्क्यू किया है मैंने। उस संस्था को मैंने 15 16 में छोड़ दिया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रेस्क्यूज़ मैंने किए हैं। मेरे रेस्क्यूज़ ऐसे होते थे, मतलब बड़े नंबर्स, क्योंकि फैक्ट्रीज में रेस्क्यू होती थी, ब्रिक क्लिन्स में रेस्क्यू होती थी, फिर क्या बोलते हैं, कोई गारमेंट इंडस्ट्री में रेस्क्यू होती है। देखिए जिस तरह हम घर से देखिए आप 1 या 2 बच्चे को निकाल सकते हैं, उसके ज़्यादा निकाल नहीं सकते। तो जब फैक्ट्रीज में जाते हैं तो 70 बच्चे हो गए, ब्रिकलिन्स में चले गए तो कहीं 50 हो गए। तो इस तरह तो रिकॉर्ड में तो है 10,000, लेकिन मैं बैठ के तो गिनती नहीं हूँ। बिकॉज मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नंबर तो नहीं है मेरे लिए, तो बच्चे हैं। तो मेरे लिए ये मतलब मैं कभी मेरे लिए मैं फ़ोटोज़ भी नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपके रेट के फ़ोटोज़ हैं। मैं सच बताऊँ आपको, मैं रेट के फ़ोटोज़ नहीं खींचती हूँ। मैं कोई अगर जाता है तो वो वीडियोज़ ले लेता है, फ़ोटोज़ लेता है, बच्ची के साथ बाद में बाहर आने से लेती हूँ, क्योंकि वो मन नहीं करता। मतलब बहुत लोग लेते हैं, मैं ये नहीं बोलती लेना गलत है या सही है, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानती। क्योंकि जब बच्चे को बाहर लाती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ, क्योंकि मैंने रेस्क्यू किया है बच्चे को, बच्चा हमेशा बोलता है कि एक तो इतना पीड़ा सहा है, उसके बाद फ़ोटो लेते हैं हम। मतलब बंगाली हो, आसामी हो, कोई भी भाषा में, वो बोलते हैं कि हम क्या है, हम क्या कोई, मतलब बंगाली में वो वर्ड बोलते हैं कि हम की कोई नुमाइश की चीज़ है कि लोग इतना हमारा फ़ोटो खींचते हैं। आप इसलिए देखोगी कि मैंने 17 के बाद बहुत रेस्क्यूज़ किए, मतलब एज ए सीक्रेटली, लेकिन किसी को नहीं पता। मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूज़पेपर में भी नहीं आया, क्योंकि जो मैं रेस्क्यूज़ करती थी मैं कभी किसी को इन्फॉर्म नहीं करती थी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्फॉर्म करते हैं, न्यूज़ पब्लिश करते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, लेकिन मैं जनरली न्यूज़पेपर्स को अप्रोच नहीं करती। आपने बोला कि आप फैक्ट्री से बच्चों को रेस्क्यू करते हो। इतने तादाद में जब बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं उसके बाद उनके साथ क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो उनकी रेस्क्यू होने के बाद सबसे पहले उनकी काउंसलिंग होती है कि क्या हुआ उनके साथ, वो कहाँ से आए, किसने किसने उनको रखा, ये सब। फिर उसके बाद होता है, उनको पूछा जाता है उनके साथ कोई शोषण हुआ है क्या। फिर उनके बाद उनकी मेडिकल कराई जाती है, मेडिकल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल से ही करना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल करा के उनको फिर शेल्टर दिया जाता है, सरकारी शेल्टर। सरकारी शेल्टर देने के बाद उनका होम इन्वेस्टिगेशन होता है, घर का इन्वेस्टिगेशन, कहाँ से है क्या है। इसके पहले उनको बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस है, पहले रेस्क्यू करो, फिर हॉस्पिटल में ले जाओ, फिर बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस करो, फिर शेल्टर होम में शेल्टर दो, फिर घर वालों का पता करो, प्रॉपर मिलाओ दोनों, फिर होम इन्वेस्टिगेशन करो कि घर में भेजने से बच्चा सही रहेगा, ठीक रहेगा, फिर घर भेजते हैं। तो ये एक प्रॉपर अगर किसी के घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया या उसके घर वाले नहीं मिले, फिर उस बच्चे के साथ वो क्या शेल्टर होता है? होम में रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता। पढ़ाई लिखाई की कराई जाती है हाँ, वो उसे। शेल्टर होम में कराया जाता है जब तक वो बड़ा नहीं होता। क्या कुछ बच्चे वापस भी चले जाते हैं? बहुत सारे बच्चे वापस नहीं जाते, लेकिन मेरा मेन ऑर्गेनाइजेशन का यही फोकस है। मैंने बहुत लोगों को रीट्रैफिक्ड होते हुए देखा है। रीट्रैफिक्ड इसलिए होते हैं, जैसे आपने रेस्क्यू किया, आपने ये सारा प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आपने घर भेज दिया। अब घर में जिस तरह का तिरस्कार, अपमान होता है, जिस तरह, लड़कों का नहीं, लड़कियों का। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। एक लड़की ने मुझे बताया कि उसको हमने रेस्क्यू किया, उसको घर में भेज दिया। अब वो अपने पड़ोस वाले घर में
मतलब एक बूढ़े अंकल थे, उनको हेल्प करने जाती थी। एक दिन वो पूजा दे रही थी मंदिर में, तो फिर पड़ोस वाले अंकल भी आए हुए थे, और पड़ोस वाले अंकल ने जो पूजा दे रहे, जब वो पूजा कर रही थी, उसके बगल में जो लड़का है उसको पूछता है, इसको पूछना ये एक रात का कितना लेती है। वो लड़की मुझे फ़ोन करके रो रही थी और बोल रही थी यही अंकल के घर में जाती थी, अंकल के पैर दबाती थी, अंकल 60+ 70+ है, लड़की ने बोला। तो सोचिए ना, जैसे ही वो रेस्क्यू होके आती है, लोगों का मेंटालिटी कैसे चेंज हो जाता है। तो बहुत लड़कियां रिट्रा वो से उन्हें बचने उसी नज़र से से देखते हैं। उसी नज़र से देखते हैं, और उनका इतना अपमान तिरस्कार होता है। देखिए घर वाले, मैं ये नहीं बोलती कि घर वाले नहीं लेते, डेफिनेटली घर वाले लेते हैं, लेकिन घर में रखना और अपनाने में बहुत अंतर है। घर में रख लेते हैं, रख के तुरंत उनकी शादी करवाना चाहते हैं कि इसकी शादी करा दो। लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे हो, एक पीढ़ा से ऑलरेडी आई है, फिर इसकी शादी करा दोगे, शादी कराते कराते इसके बच्चे हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पति को पता होता है कि तो ये तस्करी होके आई है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बताते भी नहीं है। जैसे ही पति को पता चलता है कि ये तस्करी करके आई है, पति उसको छोड़ देता है। अब वो लड़की और वल्नरेबल, पहले अकेली थी, अब उसके पास 1 या 2 बच्चा, अब वो कहाँ जाएगी, उसको कुछ काम नहीं आता, कुछ नहीं आता, फिर से नौकरी ढूंढने लगी है, खुद तो भूखे रह सकते, बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, फिर तस्करी के चक्कर में पड़ती है। ये तो एक केस हो गया जिनके बच्चे हो गए। जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, जिनके पति बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा करते हैं, मार पिटाई टॉर्चर करते हैं, वो भी चली जाती है काम के ढूंढने के ज़रिए में। तो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर घर में भेज दो, आप ये मत सोचो कि उनके साथ गलत नहीं होगा, वो फिर से ट्रैफिक्ड हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, हमने एक अभियान शुरू किया है जहाँ पे हम सब बोलते हैं लड़की की काउंसलिंग करो, हम लड़की की तो काउंसलिंग करते हैं, हम समाज की मानसिकता चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा भी मेरे सर्वाइवर्स के साथ हुआ है, जो बोली कि ये कुआं से पानी नहीं ले सकते, ये वाला कुआं से उस घर की लड़की है, ये पानी नहीं ले सकती, इस दुकान से राशन नहीं मिलेगा इसको। अभी तो चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी लोग इतना अंधविश्वास मानते हैं, बिलीव नहीं करेंगे, बोलते हैं इसको पढ़ा लिखा के क्या होगा, ये तो आई है। मैं ये नहीं बोलती कि सारे लोग ऐसे हैं, बट But most of them. मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि देखिए आपको ये भी समझना पड़ेगा, वो हमारी तरह इतनी एक्सपोज नहीं है, वो उसी जगह से आती है जहाँ पे पितृसत्ता इतना ज़्यादा है, लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं है, लड़कियाँ जोर से बात नहीं कर सकती, 13-14 सालों में लड़कियों की शादी करा देते हैं। जब मैं बोलती हूँ क्यों, बोलते हैं लड़की हाथ से निकल जाएगी, बोलते हैं 13-14 साल में, फिर लड़के का कैरेक्टर खराब है तो लड़की की शादी करा देते हैं, फिर लड़की को बोलते हैं लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख ली तो कुछ गलत कर लेगी। तो ये सब मेंटालिटी अभी भी है। पल्लवी, अगर हमें इस क्राइम को रोकना हो अपने लेवल पे, तो जो लोग आज आपको हमें सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम कैसे इसमें अपनी भागीदारी दे सकते हैं इसे रोकने के लिए? सबसे बड़ी बात है तो मैं ये तो बोलती हूँ कि हम लोग ना, जितने भी लोग हैं, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली, अपना लाइफ, अपने सिर्फ अपना सेल्फिश हो गए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी तरह एक्टिविस्ट बन जाओ, मैं सिर्फ सबको ये बोल रही हूँ कि आप ना थोड़ा आसपास देखो क्या हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्ची थी, उसके माँ बाप बहुत बड़े MNCs में काम करते हैं, उस बच्ची की तस्करी हो गई थ्रू डिस्कॉर्ड एक नया एक वो है, आप सोचिए। और उसकी तस्करी क्यों हो गई? क्योंकि उसके माँ बाप उसको टाइम नहीं दे रहे थे। उसके माँ बाप ने उसको आईफोन दे दिया, आईपैड दे दिया, लेकिन उस डाइनिंग टेबल में उससे बात नहीं करते। लड़की ने मुझे खुद बोला। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप अपने बच्चों को टाइम दो, मतलब मैं नहीं बोल रही कि नौकरी छोड़ दो, बच्चों से बात करो। आधे से ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया में रहते हैं, जो बच्चे गेम्स खेलते हैं उसमें भी सॉफ्ट पॉर्न आता रहता है। आपको नहीं पता, आजकल AI इतना ज़्यादा वो हो गया है, आपको नहीं पता आपके बच्चे का फ़ोटो किस तरह क्लिक होके क्या हो सकता है। सोशल मीडिया में अगर बच्चों का फ़ोटो भी पोस्ट कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल क्या पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया आउट हो गया है तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आउट हो जाएगा। और आपका बच्चे का स्कूल का डिटेल कभी सोशल मीडिया में मत दीजिए, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कहाँ आप छुट्टियाँ मनाने जा गए, क्योंकि इस तरह क्राइम फैल चुका है ना, आपको नहीं पता। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी, और आप सबसे जो भी सुन रहे हैं वही रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचिए कि सिर्फ पुलिस का काम है। मैं सच बताऊँ, सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे देश में पुलिस का जो नंबर है वो बहुत कम है और क्राइम्स इतने हैं, तो पुलिस के बस में नहीं है। हम बार बार पुलिस के पास नहीं जा सकते, हम थोड़ा खुद भी चौकन्ना रहे, खुद भी थोड़ा देखें। और मैक्सिमम क्राइम्स जो मैंने देखे, जितने मैंने रेस्क्यू किया है, जान पहचानने वाले ही करते हैं। तो अगर आपका बच्चा मिसिंग है तो पता करो किससे बात किया उसने, कौन से सर्कल में वो घूम रहा था,
कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा था, उसका लास्ट फ़ोन कॉल किसको गया। तो मुझे लगता है अगर पेरेंट्स थोड़ा एफर्ट देना तो बहुत क्राइम रुक सकता है, क्योंकि अननोन करते हैं बहुत कम, ज़्यादातर नोन लोग ही करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो मानव तस्करी एक सामाजिक बुराई का भी नतीजा है, तो हम सबको मिलके इसके लिए काम करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए और अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वल्लभी हमसे बात करने Thank के you. लिए।